Good morning, student. Welcome in Gurukulam Academy Delhi. Today we shall see the syllabus of General Studies Paper 3 of UPSC CSE. In the last class, we have seen that the syllabus of paper number 2, that was General Studies paper number 2. The paper number 2 was basically based on the polity subject. The paper number 3 is based on the five subjects. The first one is Indian economy. The second one is science and technology. The third subject is environment and ecology, and fourth one is इंटरनल सिक्योरिटी एंड फिफ्थ वन इज डिजास्टर मैनेजमेंट। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरह से जीएस पेपर 2 सामान्य अध्ययन पेपर 2 जो है पॉलिटी बेस्ड पूरा पूरा पेपर था। ये जो आज डिस्कशन करेंगे हम पेपर नंबर 3, इसमें आप देखेंगे कि 5 सब्जेक्ट को इसमें लिया गया है। सबसे पहला इंडियन इकोनॉमी जिसका ज्यादा वेटेज है, उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस और कुछ पोर्शंस कुछ टॉपिक्स लिए गए हैं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं, इंटरनल सिक्योरिटी से कुछ पोर्शंस लिए गए हैं, और उसके साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ कुछ टॉपिक्स कवर किए गए हैं। तो बेसिकली पांच, हालांकि इसमें फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर को भी लिया गया है, लेकिन उसको भी हम एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के तहत मानते हैं। इस वजह से बेसिकली 5 सब्जेक्ट्स को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। अब आप देखिए पेपर नंबर 1 अगर आप देखेंगे जीएस का, तो वहां पर आप देखेंगे हिस्ट्री था, ज्योग्राफी था एंड इंडियन सोसाइटी था, 3 सब्जेक्ट था। वहां क्लियर होता है कि क्वेश्चंस किससे आएंगे। पेपर नंबर 2 तो पॉलिटी बेस्ड होता है, पूरा पूरा पॉलिटी से बेस्ड है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आ रहे हैं और इकोनॉमिक्स का ज्यादा वेटेज है। तो जो बाकी के जो 4 सब्जेक्ट है उसमें से क्वेश्चंस डायनेमिक होते हैं, कभी किसी पोर्शन से ज्यादा आते हैं, किसी किसी पोर्शन से कम आते हैं, इसीलिए पेपर नंबर 3 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। वैसे तो यूपीएससी के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड है, सारे पेपर्स कॉम्प्लिकेटेड है, बट हम अब जब स्मार्ट स्टडी करते हैं तो अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर देखिए इतने सारे सब्जेक्ट्स है और पेपर इनको मिला है केवल एक ही, तो क्वेश्चंस काफी डायनेमिक होते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करनी तो फिर टफ एंड इजी को तो साइड में रखिए, आपको सबके लिए अप्रोच करना है, सबके लिए ट्राई करना है। बाकी तो रिजल्ट जो है आप जानते हैं कि लक में होगा, मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो में बता रखा है कि किस तरह से आपको करना है। तो आज हम देखते हैं पेपर नंबर 3 के सिलेबस। तो सबसे पहले देखिए जनरल स्टडीज 3, इसके जो टॉपिक्स है, सबसे पहले देखिएगा यहां पर टेक्नोलॉजी, यानी आप समझ जाइए कि आईएएस अगर बन रहे हैं तो टेक्नोलॉजी से आपको अवेयर होना, अपडेट होना जरूरी है। क्योंकि आप देखेंगे कोई भी फील्ड हो, कोई भी फील्ड आप देखेंगे, जैसे कोई सोशल मीडिया है, वहां पर आप धार्मिक लोग भी आ रहे हैं, क्रिकेटर्स भी आ रहे हैं, न्यूज वाले भी आ रहे हैं, पॉलिटिशियंस भी अब आ चुके हैं। तो सब कोई कहीं ना कहीं सोशल मीडिया और मीडिया का, टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। तो आईएएस में भी ये किया गया कि टेक्नोलॉजी को इस पेपर में रखा गया है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये तो आपका ट्रेडिशनल है कि इकोनॉमी। बायोडायवर्सिटी, ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट है। बायोडायवर्सिटी हमने पेपर 1 में भी देखा था, ज्योग्राफी का एक पार्ट था, लेकिन उसको अगेन यहां पर लाया गया। ठीक है, एनवायरमेंट ये भी आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक है, बट यहां पर भी इसको स्पेशल यहां पर जगह मिला हुआ है। तो दो जगह मिला हुआ है, देख सकते हैं, बायोडायवर्सिटी एंड एनवायरमेंट। क्योंकि आप जानते हैं अभी नॉट ओनली इन इंडिया बट इन द वर्ल्ड जो एनवायरमेंट है हमारा डिग्रेड हो रहा है तेजी से। तो आप कोई भी सर्विस करें, अगर एनवायरमेंट के लिए कोई काम नहीं करते हैं तो आप समझिए कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, आपका जो एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं सार्थक नहीं हो पाता है। क्योंकि आप देखेंगे कोरोना आया था, बड़े से बड़े आईएएस हो या बड़े से बड़े पीएम हो या कोई भी पोस्ट के लोग हो, कभी सब डर रहे थे। तो इसका जो मेन वजह था वो एनवायरमेंट था, कहीं ना कहीं एनवायरमेंट। तो आप देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग, अब यहां पर आप एजुकेशन अगर पढ़ भी लिए हैं तो भी आपको क्या है, एनवायरमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करना जरूरी है। तो एनवायरमेंट अभी बहुत डेंजर सिचुएशन में है, इसलिए यहां पर यूपीएससी भी यह कहता है कि दो पेपर में जगह मिला हुआ है। सिक्योरिटी, यहां देख सकते हैं आप, देश के सिक्योरिटी से रिलेटेड इंटरनल सिक्योरिटी और सिक्योरिटी के कौन कौन से फोर्सेस होते हैं, ये सब थोड़ा बहुत हमको नॉलेज होना चाहिए। एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, कोई डिजास्टर आता है, नेचुरल अर्थक्वेक्स, सुनामी, तो आप देखेंगे एनडीआरएफ की टीम काम करती है। तो एनडीआरएफ वगैरह क्या काम करती है, कैसे काम करती है, थोड़ा बहुत इसका हमको इंट्रोडक्शन लेना है। तो अब देखते हैं, डीप में चलते हैं। आपको समझ आ गया कि टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडायवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इतने सारे टॉपिक्स को ये पेपर जनरल स्टडीज 3 जो है अपने आप में लिया हुआ है। द फर्स्ट टॉपिक इज
इंडियन इकोनॉमी, ये देखिए अंडरलाइन मैंने किया इंडियन इकोनॉमी। एंड पूरा पूरा ये जो चैप्टर नंबर टॉपिक नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 1 भी बोल सकते हैं इसको, इंडियन इकोनॉमी पे बेस्ड है। तो अभी इंडियन इकोनॉमी भी अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वास्ट सब्जेक्ट है। यहाँ पर तो यूपीएससी ने एक लाइन खत्म कर दिया कि इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। अब ये आपको लग रहा होगा एक ही लाइन का तो सिलेबस है, हम तो बस पढ़ेंगे और पास हो जाएंगे, लेकिन इंडियन इकोनॉमी को समझने के लिए कितने पिलर्स होते हैं, 7 पिलर्स होते हैं। आपको बैंकिंग पढ़ना पड़ेगा, आपको बजट पढ़ना पड़ेगा, आपको विदेशों से फंड कैसे ले जाता है वो पढ़ना पड़ेगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पढ़ना पड़ेगा, बैंकिंग का सरकार जो है मार्केट को कैसे कंट्रोल करती है, एक तो बजट लेकर के आती है और एक बैंकों के माध्यम से इनडायरेक्टली कंट्रोल करती है ना। जैसे आपको कोई चीज देगी भी सरकार, लेकिन बैंकों को भी अपना रेगुलेट करती ताकि बैंक के जो ब्याज है उसको बढ़ा देती ताकि आप वो चीज ना ले सके। इधर से डायरेक्ट फिजल पॉलिसी बोलते हैं जिसको पढ़ेंगे डिटेल में, जब इकोनॉमिक्स डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी तो सिलेबस की वजह से थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करते हैं। तो सर गवर्नमेंट कैसे इंडियन इकोनॉमी को कवर करती है, इधर बजट निकालती है और इधर बैंकों के ब्याज दर को रेगुलेट करती है और फिर विदेशों से भी फंड लेती है, और इन सब से आपके लिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, घर बनाती है, एजुकेशन देती है, हेल्थ देती है। तो किस तरह से मैनेज करते हैं, ये पूरा पूरा इकोनॉमिक सब्जेक्ट है। तो इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, अब ये सब प्लान करती है तो कौन कौन से इश्यूज आते हैं प्लानिंग के तहत उसको देखना है। मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अब ये रिसोर्सेज क्या होता है, स्रोत होता है। जैसे रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स, हम आदमी हैं, हम भी काम कर रहे हैं तो रिसोर्स है। एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, तो बहुत सारे रिसोर्स हैं जो स्रोत होते हैं, पैसे के स्रोत, उसका मोबिलाइजेशन यानी वो इधर से उधर कैसे होता है, किस तरह से हम रिसोर्सेज का यूज कर सकते हैं इकोनॉमी से, है ना। ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट। अब फाइनली आप जानते हैं कि आप कब तक गैस बांटोगे, कब तक आप घर बांटोगे। एम्प्लॉयमेंट बांट दोगे तो वो हमेशा के लिए आप स्टूडेंट जो है या कोई भी पर्सन है वो खुद से ये सब ले सकता है। तो गवर्नमेंट का मेन कंसर्न रहता है कि एम्प्लॉयमेंट दे। हालांकि वो गैस बांटने का या बहुत सारे स्कीम लाते रहती हैं, क्योंकि हर कोई एम्प्लॉयमेंट तक तो नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए समय समय पर वो गैस बांटती है, घर बांटती है। लेकिन जो अभी के आपने देखे होंगे प्रेजेंट जनरेशन है, उनको एम्प्लॉयमेंट जरूर देने की कोशिश करती है। सेकंड टॉपिक है इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट। अब देखिए एक एक टर्मिनोलॉजी जो है स्पेशल मीनिंग यहां पर रखता है। इंक्लूसिव यानी होता है समावेशी, ग्रोथ यानी विकास, ठीक है, समावेशी विकास। समावेशी विकास ये होता है, जैसे एक टर्म मैंने बताया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, सतत यानी क्या था कि सतत कंटिन्यूअस विकास की एनवायरनमेंट को डिग्रेड ना करते हुए। वैसी ये है इंक्लूसिव ग्रोथ। पहले ग्रोथ होता था, पहले आपने देखा होगा जब इंडिया आजाद हुआ, जब इंडिया फ्री हुआ, तो आप देख सकते होंगे अभी भी 90%, ऐसा बोला जाता है कि 80% लोगों के पास 20% केवल धन है, और 20% जो पॉपुलेशन है उसके पास पूरे इंडिया का 80% पैसा हो गया। ये मिसमैच हो गया, ये गवर्नमेंट को पता नहीं था। अगर पता होता तो कुछ ना कुछ कट ऑफ वो सेट करती कि इससे ज्यादा अगर पैसा आ रहा है तो ये आपके फंड में चले जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था। पहले इंडिया को क्या था कि ग्रोथ करना है, किसी भी कीमत पे ग्रोथ करना है। तो यहां पर आपने देखा होगा कि जिस पर्सन ने ज्यादा मेहनत किया, 20% लोग, उनके पास 80% जो पैसा है वो अभी भी देखते होंगे आप, सिचुएशन ये है। लेकिन आप 80% जो इंडिया है उसके लोग हैं, उनके पास केवल 20% पैसा बचा हुआ है। तो आप देखते होंगे कि आपने देखा होगा कि इंडिया में जो करोड़पति है वो 100 है, तो वो किसका परिणाम था कि ग्रोथ करना था इंडिया को। लेकिन अब ये परेशानी आ चुकी है, तो इसके लिए कुछ सालों से ये टर्म आया गया इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ने क्या होता है कि सबके लिए ग्रोथ होना चाहिए। अब जो पैसा है 100% पैसा 100% लोगों के पास बंटना चाहिए, इसको बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। हालांकि ये पॉसिबल नहीं हो सकता, ये आइडियल कंडीशन है, क्योंकि जो ज्यादा मेहनत करेगा, हालांकि जो 20% उन्होंने काफी मेहनत किया तब जाकर के 80% आया है उनके पास पैसा, तो डायरेक्टली गलत नहीं बोल सकते। लेकिन गवर्नमेंट का ये प्लान है कि 100% हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो और सबको पैसा मिले, इनसे छीनना नहीं है। लेकिन जो पैसा और भी आएगा गवर्नमेंट के पास वो इनको भी मिले, तो ताकि इक्वलिटी आ जाए ना। इकोनॉमिकली आप देखेंगे कि अप एंड डाउन बहुत हो गए। पहले इंडिया में धर्म के नाम पर था कि ये धर्म को उच्च माना जा रहा है, ये धर्म को नीचा, ये धर्म को नीचा, ऐसा लोगों में था।
ठीक है, इक्वलिटी नहीं थे। फिर जात के नाम पर आप देखेंगे कि ऊपर नीचे हो गया था, लेकिन अब आप देखेंगे कि इकोनॉमिकली बहुत अप्स एंड डाउन्स है इन इंडिया में। तो उन लोग को कवर करने के लिए यहाँ पर इंक्लूसिव ग्रोथ क्या किया जा सकता है एंड इश्यूज क्या है फ्रॉम इट, ये हमको देखना है। थर्ड नंबर का जो टॉपिक है गवर्नमेंट बजटिंग। अब इसी को कवर करने के लिए गवर्नमेंट हर साल बजट लेके आती है। आप देखेंगे कि पूरा सर्वे होता है, इकोनॉमिक सर्वे। जो लास्ट बजट था उसको जब हम रिव्यू करते हैं तो उसके लिए इकोनॉमिक सर्वे एक बुक आती है, दोनों बुक को हमको पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके अकॉर्डिंग किस कम्युनिटी को, किस क्लास को अब ज्यादा जरूरत है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे बजट को वो निकालती है और उसके लिए स्कीम लेके आती है। तो ये पढ़ेंगे बजट क्या होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है मेजर क्रॉप्स, यहां पर देख सकते हैं एग्रीकल्चर। यहां पर 3 जो टॉपिक्स था वो इकोनॉमिक्स से था। मेजर क्रॉप्स ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड टॉपिक आ गया। अब आप देखेंगे कि इंडिया जो है कृषि प्रधान देश हुआ करता था, हालांकि अभी भी है, लेकिन अब जो है लोगों का जो डिजायर्स है वो एग्रीकल्चर से हट करके बिजनेस में या फिर वर्क में जा रहा है, क्योंकि आप देखेंगे एग्रीकल्चर तेजी से नीचे की ओर आ रहा है। तो यहां पर इसीलिए यूपीएससी ने यह कोशिश किया है कि मेजर क्रॉप्स के बारे में पढ़े आईएएस जो है और देखें कि क्या परेशानी है, और उस तरह से इंडिया को फिर से जो गौरव खो रहा है एग्रीकल्चर के फील्ड में उसको वापस लेके आए। तो अब थोड़ा बहुत पढ़ेंगे क्रॉपिंग पैटर्न, क्या पैटर्न होता है इन वेरियस पार्ट ऑफ कंट्री, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री में क्या क्या क्रॉप यहाँ पर पैदा होता है उसके बारे में पढ़ना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन, अब क्रॉप तो आप लगाओगे लेकिन क्रॉप वहीं पर होता है जहां पर इरिगेशन की सुविधा ज्यादा हो, इरिगेशन के फैसिलिटीज हो। तो टाइप्स ऑफ इरिगेशन पढ़ना है एंड इरिगेशन सिस्टम कौन कौन से कहाँ कहाँ सुटेबल हो सकता है। अब मान लो फसल हो गया तो उसको स्टोरेज कैसे कर सकते हैं, ठीक है, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, उसको वहां से एक जगह से दूसरे जगह से कैसे ले जा सकते हैं। एक क्वेश्चन आया था मेंस में कुछ साल पहले कि जो शुगर की फैक्ट्री है वो शुगर के जो फील्ड है वो इसी के आसपास क्यों होती है, दूर क्यों नहीं होती। तो इस तरह से क्वेश्चन इसी टॉपिक में आते हैं। बस आपको ये करना है कि इन टॉपिक्स को कितने बुक्स आपको लगते हैं, कम से कम बुक से इन टॉपिक पे अगर आप अपनी समझ डेवलप कर लेंगे तो ये बुक आपके अकॉर्डिंग होगा। ये नहीं कि बहुत सारे बुक्स पढ़ने हैं, बहुत सारे बुक्स से नहीं होता। टाइमिंग एंड बुक्स इट विल बी डिपेंड अपॉन यू, बट ये टॉपिक्स आपको छोड़ने नहीं है। एंड मार्केटिंग, अब उसी का मार्केटिंग करना है ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यानी कृषि जो भी उत्पाद है उसका स्टोरेज कैसे होता है, ट्रांसपोर्टिंग उसकी कैसे होगी और मार्केटिंग कैसी होगी। एंड इशूज, प्रॉब्लम क्या क्या आते हैं रिलेटेड कंट्रेंस ई टेक्नोलॉजी। अब यहां पर देखो ई टेक्नोलॉजी, यहां पर टेक्नोलॉजी नाम ही है। तो ई टेक्नोलॉजी हम फार्मिंग के लिए कैसे कैसे, आप देख सकते हैं ड्रोन से कभी कभी इरिगेशन हो रहा है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है, ड्रोन से पेस्टिसाइड वगैरह का यूज किया जा रहा है इन द फील्ड में। तो यहां पर देख सकते हैं ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। द फिफ्थ टॉपिक इज इशूज रिलेटेड टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट फार्म। सब्सिडीज, सब्सिडीज यानी छूट कैसे देते हैं, इनडायरेक्ट डायरेक्ट फार्मिंग तो आप जानते ही होंगे। एंड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यहां पर देख सकते हैं एमएसपी। अभी आपने देखा होगा किसानों ने कुछ स्ट्राइक किया था एमएसपी पे, पंजाब के लोगों ने, कि एमएसपी पर कुछ कानून आया था। तो जब आप एमएसपी जानेंगे तभी तो वो लॉ जानेंगे ना, वो पॉलिटी का रिलेटेड सब्जेक्ट है लेकिन वो इकोनॉमिक्स से बेस्ड है। तो आप देखेंगे कि हर सब्जेक्ट यहाँ पर इंटरलिंक्ड है इन आपस में। अगर आप एक सब्जेक्ट को सोचेंगे कि मैं 2 में कमांड बना लूं, 3 में ना कमांड ना बनाऊं और छोड़ दूं, तो ऐसा नहीं है। हिस्ट्री का पॉलिटी से, पॉलिटी का ज्योग्राफी से, ज्योग्राफी का इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स का साइंस है, सब आपस में कोरिलेटेड है। तो यहां पर आप देखेंगे एमएसपी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आप देखेंगे पब्लिक यानी अब खेती से तैयार तो हो गया है, स्टोरेज भी हो गया, मार्केटिंग भी हो गया, लेकिन पब्लिक को बांटना भी है। तो आप देखेंगे चावल जहां बढ़ता है या फिर बहुत सारे फैसिलिटीज बढ़ते हैं उसको बोलते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो अब इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, मतलब आपका उद्देश्य क्या है। पब्लिक जो गवर्नमेंट दुकान है जहां पर आप देखेंगे चावल बढ़ रहा है, कभी 35 किलो, कभी किसी किसी स्टेट में 25 किलो, इस तरह से। और बहुत सारे जैसे आप देखेंगे अभी भारत आटा आया था कुछ 28 रुपए किलो का। तो इस तरह से जो चीजें हैं वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे होना चाहिए हमारे देश में, फंक्शनिंग वो कैसे कर रहा है, एंड लिमिटेशंस क्या क्या है इसका, ठीक है। एंड रिवैम्पिंग, इसको नया कैसे किया जा सकता है, कुछ अपडेट कैसे किया जा सकता है। इश्यूज ऑफ बायर,
इश्यूज ऑफ बफर स्टॉक, सॉरी बफर स्टॉक से क्या होता है कि जैसे हमने कुछ एक्स्ट्रा रखा हुआ है तो उसका इश्यूज क्या है आप देखेंगे, कभी कभी आप देखेंगे कि जैसे छत्तीसगढ़ एमपी जहां पर धान ज्यादा होता है, धान की खेती होती है, तो धान पैडी जो है वहां पर वेस्ट हो जाता है, रखे रखे इतना ज्यादा अमाउंट में हो जाता है उसको रख नहीं पाते हम, तो ये इसके लिए इश्यूज क्या क्या आ रहे हैं। एंड फूड सिक्योरिटी कैसे देना है हमको, टेक्नोलॉजी मिशंस, इकोनॉमिक ऑफ एनिमल रेयरिंग, एनिमल्स के रख रखाव के लिए, क्योंकि वो भी हमारे इंडिया में आप देखेंगे कैटल्स काफी हमारे इंडिया में काफी नंबर ऑफ मिलियंस में है, तो उनके लिए रेयरिंग, उनके पालन पोषण के लिए आपको क्या करना है, तो ये यहाँ पर 5th टॉपिक हो गया। 6th टॉपिक हम देखते हैं। हम देखिए 6 टॉपिक्स है फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग हम जानते हैं, अब देखिए हमने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ लिया, फिर उसके मार्केटिंग एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ लिया, लेकिन आप देखेंगे कि फूड प्रोसेसिंग, उसको प्रोसेस करके उसके जो लाइफ है उसको हम काफी बढ़ा सकते हैं, वो फूड सिक्योरिटी के अंतर्गत आता है। अगर किसी फूड को प्रोसेस कर देंगे, आप देखेंगे चिप्स हो गया, अगर आलू अगर आप करते हैं कहीं पोटैटो लेके आते हैं उसको कुछ महीनों तक रख सकते हैं, लेकिन चिप्स को देखोगे आप 6 महीनों तक उसकी एक्सपायरी डेट होती है, तो प्रोसेस करके उसको स्टोर कर सकते हैं। तो वही हमको देखना है फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज की, कौन कौन से इंडस्ट्रीज में हम फूड प्रोसेसिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे टमाटर हो गया, टमाटर को आप ज्यादा दिनों तक रख नहीं सकते, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते तक ही रख सकते हैं फ्रिज में भी, ठीक है, लेकिन उसका जब सॉस बन जाता है तो आप देखेंगे कम से कम 6 महीने तक उसकी वैलिडिटी बढ़ जाती है, और उसमें भी खाने में आपको एनर्जी मिलता ही है। तो ऐसे कौन कौन से इंडस्ट्रीज है जो फूड प्रोसेसिंग जहां पर हम यूज कर सकते हैं, और रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन इंडिया, स्कोप क्या क्या है वहां पर, और सिग्निफिकेशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग, लोकेशन, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है इस इंडस्ट्रीज की, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब उस फूड को सप्लाई चेन, जैसे किसी कंपनी के पास कुछ रॉ मटेरियल खत्म हो गया तो एग्रीकल्चर से वो सप्लाई मटेरियल आ जाए, फिर यहाँ पर जैसे एक पोटैटो का एग्जांपल ले ले, किसान पोटैटो उगाता है, उसके बाद वो फैक्ट्री में जाती है, वहां से चिप्स बनता है, फिर वहां शॉप्स में जाता है, शॉप्स फिर कंज्यूमर, और फिर यहाँ पर कंज्यूमर अगर ज्यादा खपत कर रहे हैं, ज्यादा चिप्स खा रहे हैं, तो फिर से एग्रीकल्चर के फार्मर्स को हम बोलते हैं कि जल्द से जल्द आप प्रोड्यूस करो। तो इस तरह से सप्लाई चेन कैसे बनेगा ये हमको देखना है। लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, आप देखिए लैंड में क्या गड़बड़ी थी, तो लैंड में आप देखते होंगे फिजिकली तो कोई गड़बड़ी नहीं आती, उसमें आप खाद वगैरह डाल करके उसको रिफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिकली बहुत सारे लैंड रिफॉर्म किया गया। पहले जो है छोटे छोटे लैंड थे, फार्मर जो है अकेले अकेले फार्मिंग करते थे, तो कभी आप देखेंगे कि उसके साथ साथ कोऑपरेटिव फार्मिंग को इंट्रोड्यूस किया गया, सब मिल करके खेती करो तब ज्यादा फायदा होगा, तो आप देखेंगे कहीं कहीं पे कोऑपरेटिव फार्मिंग होता है। तो लैंड रिफॉर्म फिजिकली तो हमने किया भी, कुछ कीटनाशक कुछ खादों का प्रयोग किया, उस फर्टिलाइजर्स डाला, उसके साथ साथ हमने किया, लेकिन इकोनॉमिकली हमने कैसे लैंड रिफॉर्म किया, कैसे सिस्टम्स को सुधारा इन इंडिया, वो टॉपिक्स यहाँ पर लैंड रिफॉर्म है। 8th टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन। अब ये देखिए एक अलग टर्म है, लिबरलाइजेशन यानी होता है लिबरल कर देना, यानी किसी चीज को आजाद कर देना, ठीक है, ऑन इकोनॉमी। अब आजाद क्या किया गया था कि आप देखेंगे एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जैसे बाहर की कंपनियों को रोका गया था 1991 में, 1991 में जब मनमोहन सिंह जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने एलपीजी रिफॉर्म ले आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसी का ये पहला टर्म है लिबरलाइजेशन। तो इसका इकोनॉमी में क्या प्रभाव पड़ा था, तो सबसे पहले आप इसको डीप में जानना पड़ेगा, तब हम इकोनॉमी प्रभाव देखेंगे। और चेंजेस इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, अब इंडस्ट्री को चलाने के लिए भी बहुत सारी पॉलिसीज वर्क करती हैं, तो उसमें क्या हमने चेंज किया, एंड देयर इफेक्ट, और उसका इफेक्ट क्या हुआ ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ। जो पहले पॉलिसीज चल रही थी, औद्योगिक नीति जिसको बोलते हैं, उसमें कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा शिक्षा नीति अभी 2020 में आया है, इससे पहले 1986 से चल रहा था शिक्षा नीति। वैसी उद्योगों को चलाने के लिए भारत में औद्योगिक नीति चलती है, तो उसमें कुछ ना कुछ कमी रहती है, भाई उद्योग बढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं, सफर क्यों नहीं पा रहे हैं, क्यों जो कुछ कुछ उद्योग है उन्हीं उद्योगपति लोग ही उद्योग खोल पा रहे हैं, नए लोग क्यों नहीं खोल पा रहे हैं। तो उसके लिए देखा गया, आईएएस जो है पूरे देश को चलाते हैं, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में चेंज किया गया, तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी में चेंज किया गया तो उसका इफेक्ट भी हमको देखना है। 9th टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर।
इंफ्रास्ट्रक्चर यानी क्या होता है, अधिसंरचना यानी बड़े बड़े बिल्डिंग्स वगैरह। तो आप देखते होंगे एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट, बंदरगाह, रोड के बारे में हमको पढ़ना है, रोड के कनेक्टिविटी कैसी है, एयरपोर्ट इंडिया के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज लेना है, रेलवे का आप देखो कि बहुत बड़ा नेटवर्क है इन द वर्ल्ड में। 10th जो है इन्वेस्टमेंट मॉडल। अब पैसा जैसे लगेगा तो इकोनॉमी में पैसा खत्म हो जाता है तो उधार लेंगे या किसी से भी मांगेंगे, गवर्नमेंट से मांगेंगे, कहीं से भी मांगेंगे। तो कौन कौन से मॉडल से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी फैक्ट्री में, वो सब पढ़ेंगे। बहुत सारे मॉडल से बड़ा मजा आएगा अगर धीरे धीरे पढ़ेंगे तो। उसके बाद कोई आप एग्जाम देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। 11 टॉपिक देखते हैं अब। द 11 टॉपिक इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब देखिए यहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें बीएससी, एमएससी, पीएचडी, डीएससी, बीटेक, एमटेक, इस तरह से बहुत सारे कोर्सेस होते हैं। लेकिन आपको एक्सपर्टाइज नहीं करना है, नॉर्मली जो चल रहा है उसका ओवरव्यू लेना है। कोई भी टेक्नोलॉजी का उसमें डीप में नहीं जाना है, क्योंकि आप देखेंगे इंजीनियरिंग जो करते हैं वो डीप में जाते हैं, लेकिन उतना डीप में ना जा करके बाहर से आपको समझना है कि देश में कैसी टेक्नोलॉजी आ रही है। जैसे अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है तो इसके बारे में ओवरव्यू लेना है। ये नहीं देखना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कोडिंग कैसे करते हैं, ये सब नहीं देखना, आपको बाहर से निकलना है, देख करके टच करके निकलना है ना। अदरवाइज आप जितना डीप जाएंगे उसमें अपने आप में पीएचडी होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो ओवरव्यू लेते हुए साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट्स एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट इन एवरीडे लाइफ, मतलब डेली लाइफ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसको भी हमको देखना है। 12 जो टॉपिक है अचीवमेंट ऑफ इंडियंस, इंडियन का क्या अचीवमेंट है इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। कुछ समय से आप देखे होंगे कि इंडियंस का जो अचीवमेंट है रील्स में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसमें ज्यादा हो गया है ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कहीं भी आप देखे होंगे कि जो आप हाल फिलहाल में देखोगे कि इतने साइंटिस्ट जो नए जनरेशन है, बोल सकते हैं न्यू जनरेशन में 2-4 एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं। अदरवाइज आप देखे होंगे कि इतने सारे इंस्टीट्यूट होने के बावजूद भी कुछ कुछ जो इंस्टीट्यूट्स है, डीआरडीओ, इसरो, यहाँ से तो नो डाउट कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो लोकल लेवल पे, जो नॉर्मल लेवल पे होना चाहिए, जो साइंटिस्ट उभर के आना चाहिए, जो बच्चों में साइंस के प्रति रुझान होना चाहिए, वो आप देखेंगे खत्म होता जा रहा है। आज बच्चे पढ़ रहे हैं केवल जॉब के लिए, उसके बाद रिसर्च में आप देखेंगे इंडिया कहीं ना कहीं पीछे होता जा रहा है। तो यही टॉपिक जो है यूपीएससी लिया है, अचीवमेंट ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडिजेनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, देशीकरण क्या होता है टेक्नोलॉजी, इंडिया से कितनी पैदा हो रही है, एंड डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी, और डेवलप करना न्यू टेक्नोलॉजी। इसके लिए आईएएस लोग को पता होना चाहिए सिलेबस में कि देश में ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रति जो देखेंगे स्टूडेंट्स, वैसे ही पहले ही आप देखेंगे कि मैक्सिमम लोग आर्ट्स ले लेते हैं, साइंस एंड टेक बहुत कम लोग लेते हैं, और ज्यादातर देखेंगे इंजीनियरिंग करते हैं, उसके बाद फिर से आईएएस में आ रहे हैं। तो फिर देखेंगे रिसर्च में कोई ज्यादा नहीं हो पा रहा है, हालांकि कमी नहीं है, लेकिन अपने फील्ड में भी वर्क करना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं इंडिया पीछे है। और आने वाले समय में आप कितने ही आयुष आपके पास अच्छे हो, लेकिन वेपन्स एंड टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो आपका देश कहीं ना कहीं पीछे हो जाएगा। इस मामले में आप देखेंगे अमेरिका में कितनी सारी टेक्नोलॉजी, फेसबुक, यूट्यूब, सारी कंपनियां वहीं की है। चाइना को देखेंगे सब टेक्नोलॉजी बेस्ड है। तो ये हमको देखना चाहिए, अगर यूपीएससी का प्रिपरेशन कर भी रहे हैं तो उसके साथ साथ कहीं ना कहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारा देश का बढ़े। आप देखेंगे कोई भी मोबाइल कंपनी इंडिया की, मेड इन इंडिया जो फेमस कंपनियां हैं वो सारी बाहर की हैं। तो आप देखते होंगे इतने आईएएस, इतने इंस्टीट्यूट, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होने के बाद भी अगर हम मोबाइल वगैरह नहीं बना पा रहे हैं, और साउथ कोरिया जैसे छोटा सा मोबाइल बड़ा बड़ा कंपनी, बड़ा बड़ी मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमको सोचना होगा। आईएएस बनने के बाद आप कीजिए, या फिर आईएएस ना बन करके कहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में जाकर कीजिए, लेकिन ऐसा एनवायरनमेंट हमको करना चाहिए, और ऐसा आईएएस लोग ही कर सकते हैं, ताकि जो स्कूलों में एजुकेशन चल रहा है वहां पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बच्चे ज्यादा बढ़ें और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ना फंस करके उसमें आए। इस वजह से आईएएस को जिम्मेदारी दी गई है कि इस तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ाएं। 13 जो टॉपिक है अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी, आईटी का फील्ड देखेंगे आप, आईटी से आप देखेंगे कोई डिस्कशन होता ही नहीं है। अब इंजीनियरिंग भी आप देखेंगे कि किसी जमाने में अच्छा हुआ करता था, लेकिन आजकल इंजीनियरिंग के नाम से ही लोग चिढ़ने लग गए, क्योंकि इंजीनियरिंग से
जॉब मिलती नहीं है, और रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट R&D तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। और केवल वो इंजीनियरिंग वाले भी नॉर्मल फील्ड के जो बीए वाले हैं उनके साथ एग्जाम दे करके वही एग्जाम में बैठ रहे हैं। तो आप देखिएगा कि देश का सिचुएशन कहाँ चल रहा है अगर आप आईएएस पहुंच जाते हैं तो। स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, ये सब साइंस के विषय है, ठीक है। अवेयरनेस इसके लिए आपको होना चाहिए। बायोटेक्नोलॉजी, इश्यूज रिलेटिंग टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब जो भी हमारा प्रॉपर्टी है इंटेलेक्चुअल, मतलब कोई टेक्नोलॉजी है उसका भी हम देखेंगे कॉपीराइट करा लेते हैं। तो वही इश्यूज क्या आ रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जो भी आपका टेक्नोलॉजी है या आपका जो आइडिया है उसके राइट्स क्या क्या है, ये भी हम देखेंगे इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे। द 14 टॉपिक की कंजर्वेशन, बचाना है क्या, एनवायरमेंट पॉल्यूशन आप देख लेंगे, इसके बारे में थोड़ा पढ़ना है। डिग्रेडेशन, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है। एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, एनवायरमेंट कितना अच्छा जा रहा है नहीं जा रहा है, इसको बोलते हैं EIA, इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट। पर्यावरण पे क्या असर पड़ रहा है क्या नहीं पड़ रहा है उसको यहाँ पर रिपोर्ट को पढ़ेंगे जब डिटेल में जाएंगे तो। 15 था डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर यानी कैसे डिजास्टर आता है, आपदा के क्या किस किस तरह की हमारे देश में आती है और उसको मैनेज किस तरह से किया जाता है, ये हमको देखना है। नेक्स्ट टॉपिक इज the 16 topics is linkages between development and spread of extremism। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से डेवलपमेंट यानी विकास और एक्सट्रीमिज्म यानी ज्यादा विकास यानी उग्रवाद, चरमपंथी बोल सकते हैं कि विकास तो हो रहा है लेकिन ज्यादा विकास एक्सट्रीमिज्म भी हो रहा है। तो दोनों में लिंकेजेस क्या है आप देखेंगे। कभी कभी डेवलपमेंट करते 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 आप देखेंगे कि लोग अब ज्यादा मोबाइल टीवी से घिर गए। अब लोग शांति चाहते हैं, लोग इन सब डिवाइस गैजेट्स और आधुनिकता मॉडर्नाइजेशन से क्लासिकल जो टाइम है उसमें जाना चाहते हैं। तो उन दोनों के बीच में लिंकेज क्या है ये देखना है। 17 आप देख सकते हो, लोग रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। अब यहां पर देखिए इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा का सब्जेक्ट आ गया कि सेनाएं जो है बॉर्डर पे तो सिक्योरिटी देती है इंडिया के, लेकिन बीच में अंदर में कौन कौन सा ऐसे फैक्टर है जो हमारे इंडिया को सिक्योर करेंगे। क्योंकि आप देखोगे कभी भी कोई देश अगर हारता है तो वो अंदर के सिक्योरिटी से हारता है। जैसे घर का भेदी लंका ढाए, रामायण में भी आपने देखा होगा कि विभीषण जब जाके इस सिक्योरिटी का मैसेज जब देता है उनको कि राम भगवान को कि कैसे उनको मारना है, तब वो पता चलता है। सेम जो है जो चीज है वो अभी भी हो रही है कि इंटरनल जब तक आपका कमजोर नहीं है तब तक कोई भी टेररिस्ट या कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर अंदर आ ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं अगर आतंकवादी हमला अगर होता है तो कहीं ना कहीं हमारा इंटरनल सिक्योरिटी वीक है, तो उसके लिए हमको यहाँ पर पढ़ना है। 18 जो चैप्टर है वो है चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। चैलेंजेस क्या क्या है इंटरनल सिक्योरिटी के, थ्रू कम्युनिकेशन, बातचीत हमारे इंडिया में क्यों नहीं हो पाता, नेटवर्क, रोल ऑफ मीडिया। इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस क्या है आप देखेंगे कि टेररिस्ट के पास एक से एक फोन रहते हैं, उतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं हो पाती, तो चैलेंजेस ये सब है। एंड रोल ऑफ मीडिया, मीडिया का आप देखोगे पूरे देश में कोई न्यूज को किस एंगल से दिखाना है वो मीडिया के हाथों में होता है। एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ठीक है, रोल ऑफ मीडिया और सोशल नेटवर्किंग साइट किसमें, इन इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी में मीडिया का क्या रोल है, सोशल नेटवर्किंग साइट का क्या रोल है। एंड चैलेंजेस, बेसिक ऑफ साइबर सिक्योरिटी। अब देखिए साइबर, साइबर यानी एक शब्द है, ये भी इंटरनेट से रिलेटेड शब्द है कि आप देखेंगे ऑनलाइन स्कैम बहुत हो रहा है। अभी भी आपने देखा होगा डिजिटल अरेस्ट, इस पे क्वेश्चन जरूर आएगा 2025 में, क्योंकि अभी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। तो जो भी इस तरह से करंट अफेयर्स होता है साइबर रिलेटेड या इन टॉपिक से रिलेटेड जो भी करंट इशू होता है उससे चांसेस ज्यादा होता है क्वेश्चंस बनने के। बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, तो सबसे पहले आपका डेफिनेशन जानना पड़ेगा, फिर डीप में जानना पड़ेगा, फिर अभी क्या चल रहा है ये जानना पड़ेगा। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चंस बनेगा। मनी लॉन्ड्रिंग, अब लॉन्ड्रिंग यानी क्या होता है देखोगे, धोना, साफ करना। मनी यानी क्या होता है, पैसा। तो आप देखोगे ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए जो प्रोसेस अपनाते हैं उसको बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। एंड इट्स प्रिवेंशन, और इसको बचाया कैसे जा सकता है। 19 जो टॉपिक है सिक्योरिटी चैलेंजेस। सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या क्या है, देयर मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है इन बॉर्डर एरियाज, जो भी हमारे देश का बॉर्डर एरिया उसमें। लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विथ टेररिज्म,
जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उसका लिंकेज टेररिज्म से कैसे है, छोटे छोटे क्राइम से वो टेररिस्ट कैसे बन जाते हैं ये देखना है। वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस आप देखेंगे कि CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल फोर्स है, एंड RPF है, BSF है, बहुत सारे टाइप्स के फोर्सेस के आप सुने होंगे। CAPF है, सेंट्रल आर्म रिजर्व फोर्सेस। तो कई सारे फोर्सेस जो सेंट्रल के हाथ में, कई स्टेट के हाथ में है। तो कौन कौन से ऐसे फोर्सेस हैं वो सब हमको इस टॉपिक में पढ़ना है थोड़ा थोड़ा। एंड एजेंसीज एंड देयर मैंडेट इन्हें होता है कि उनका मोटिव क्या है, उस जैसे CI सब का बेसिक काम क्या है, भाई इतने इतने सारे फोर्सेस क्यों बने, RPF क्यों बना, BSF का क्या काम है, CISF, CAPF और उसके बाद आर्म फोर्सेस। तो आप अलग अलग फोर्सेस के मैंडेट क्या क्या है वो सब हम देखेंगे। अब देखिए 20 टॉपिक्स हमने कवर कर लिया जो GS पेपर नंबर 3 का था। अब हम पहले की तरह इसको मेन सब्जेक्ट्स को देखेंगे और ये देखेंगे कि कितने सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और कितने क्वेश्चंस के लिए आपको अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पर 3 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं GS पेपर 3 के ब्लूप्रिंट के बारे में। ब्लूप्रिंट मींस थोड़ी टेक्निकल बातें करते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं। वैसे तो हमने ट्रेडिशनल 20 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, लेकिन अब देखते हैं कि कंक्लूजन क्या हो सकता है इस पेपर का। तो देख सकते हैं TTMCQ, ये फार्मूला याद रखिएगा, TTMCQ। आपने प्री में आप देखोगे MCQs आते हैं, लेकिन मेंस में आप याद रखिएगा TTMCQ। ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया है। तो T यानी टोटल टॉपिक यहाँ पर 20 है इस पेपर के लिए। टाइमिंग जो है टोटल 3 आवर्स है। मैक्सिमम मार्क्स 250 है। कट ऑफ मार्क्स इसमें आपको 125 से 135 के लिए कोशिश करना है। वैसे तो पूरा पूरा आपको अटेम्प्ट करना है, लेकिन इतना मार्क्स आते हैं। क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 20 क्वेश्चंस आएंगे, 10 नंबर वाले, 10 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन यानी 100 मार्क्स है, और 15 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन यानी 150, यानी टोटल हो जाएगा 250 मार्क्स के क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस 20 आते हैं। अब इस 20 क्वेश्चन को हमको ब्रेक करना है कि कौन से सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चंस जो है आते हैं। तो यहां पर देखिएगा, मैंने यहां पर लिख रखा है 1 2 3 4 5 एंड 6 सब्जेक्ट जो है पेपर नंबर 3 में आते हैं। वैसे तो 20 टॉपिक है, यूपीएससी ने अलग से दे नहीं रखा, लेकिन हमको अपना थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। तो हमने वर्क किया। तो यहां पर देख सकते हैं इकोनॉमिक्स पहला सब्जेक्ट है, वहां से 5 क्वेश्चंस आए हुए हैं। सेकंड है साइंस एंड टेक, यहां से 2 क्वेश्चंस आए हुए थे। जो अभी लास्ट ईयर के जो पेपर हुआ है, अभी 2024 का जो मेंस हुआ है ना, अब तो आने वाला 25 है, 24 का ये बात कर रहे हैं। एंड इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से 3 क्वेश्चंस, इंटरनल सिक्योरिटी से 4 क्वेश्चन, यहां पर देख सकते हैं इंटरनल सिक्योरिटी को ज्यादा वेटेज दिया गया है। डिजास्टर मैनेजमेंट से 2, और एग्रीकल्चर, हालांकि ये इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड है, लेकिन इसको अलग से डील करेंगे क्योंकि एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस कर रहा है यूपीएससी। तो एग्रीकल्चर से 4 क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स से 5 क्वेश्चन, इंटरनल सिक्योरिटी से 4 क्वेश्चन पूछा था, मेंस की बात कर रहे हैं। एग्रीकल्चर से 4 क्वेश्चंस थे, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से 3 से, डिजास्टर मैनेजमेंट से आप देख सकते हो काफी कम 2 क्वेश्चन था, और साइंस एंड टेक से भी 2 क्वेश्चन था। तो इकोनॉमिक्स से तो आते ही आते हैं क्वेश्चन है, ठीक है। इन्वायरमेंट से भी फिक्स रहते हैं, एग्रीकल्चर से भी फिक्स रहते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। लगभग आप देख सकते हैं थोड़ा सबको कवर कर रखा है। एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमिक्स, इसको ज्यादा यहाँ पर वेटेज मिला हुआ है। तो आप देख सकते हैं, आई होप दैट द सिलेबस ऑफ पेपर 3 विल बी क्लियर टू यू। सामान्य अध्ययन जो 3 है उसका सिलेबस और ब्लूप्रिंट और कैसे स्ट्रेटेजी होने चाहिए आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे GS 4 के सिलेबस के लिए। तब तक कोशिश करते रहिए और देश के सबसे बड़े एग्जाम के लिए जल्दी से जल्दी तैयारी करते रहे और जल्दी से जल्दी आप सक्सेस पाएं। थैंक यू।